सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो अपना कैपिटल गेन खत्म हो गया था, कंसेप्ट वाइज पूरा खत्म हो गया था। बस ये चार्ट बाकी था अपना, जिसमें अपन बस रेट देखने वाले। 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 112 है अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 112 भी 112 है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 112 भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बस ये अपने टैक्स रेट बाकी थे, बाकी पूरा कंसेप्ट हो गया था। आज के लेक्चर में हम ये टैक्स रेट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद में इसके क्वेश्चन लेंगे, कैपिटल गेन के सारे क्वेश्चन लेंगे अपन। तो एक बार ये टैक्स रेट का डिस्कशन होने के बाद एक बार पूरा कैपिटल गेन आप रिवाइज कर लो नोट से। मैंने ये पूरा जो नोट है मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है मेरे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने को उतना कंसेप्ट याद आना चाहिए। तो चलो एक बार चालू कर देते हैं, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी दिसंबर या जन में अटेम्प्ट दे रहा है। तो चलो बात करते हैं आप कैपिटल गेन टैक्स रेट की। तो देखो, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। अब जब हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का दिया होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A ऐसा मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, तभी अपने को ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये टैक्स रेट लगाना है। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी सेक्शन नहीं दिया हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई भी सेक्शन नहीं दिया, तो अपने को वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने को नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ता था, और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगता था, नॉर्मल स्लैब रेट लगता था अपना। तो देखो, अगर सेक्शन मेंशन करके दिया है क्वेश्चन में, या फिर कहीं पे भी सेक्शन मेंशन करके रखा है कि ये 111A का अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तभी ये टैक्स रेट लगेगा। अगर सेक्शन मेंशन नहीं किया है और बोला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम ट्रीट करने का है, फिर उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नॉर्मल इनकम ट्रीट करने का है। अगर सेक्शन दिया तो ये सेक्शन अप्लाई कर देने का, पर सेक्शन नहीं दिया रहा तो नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है। तो देखो चलो बात करते हैं 111A बात कर रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के जो भी यूनिट्स है उसके ऊपर। तो बिजनेस ट्रस्ट का जो टॉपिक है आपको फाइनल में कवर हो जाएगा। तो बस इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इतना याद रखना है आपने को, और फिर बिजनेस ट्रस्ट का पूरा कंसेप्ट अपने को फाइनल में पर क्वेश्चन में अगर मेंशन करके दिया होगा कि बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट अगर बेचे तो अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ सकता है। अब आपको पीएच देखना पड़ेगा। सबसे पहले पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकालना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अब टैक्स रेट कौन से अप्लाई करने के, तो टैक्स रेट अप्लाई के लिए अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी शेयर्स है, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ये 3 शेयर्स है। ये तीनों भी अगर रहे तो अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाला निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के सेक्शन के अंडर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कब एप्लीकेबल होगा? सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यूर एसटीटी पेड मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड करके रखा होगा, तभी अपने को ये सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोट देखे रखे कि एसटीसीजी अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। जो अपने इतने जो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर सेल किए, उस पर एसटीटी पेड किया, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल नेचर की अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है अपने, तो अपने को 111A के अंडर अपने को कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। पर कोई भी अदर असेट होल्ड किया और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया अपना, तो उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है, और नॉर्मल इनकम के बेसिस पे अपने को नॉर्मल स्लैब रेट लगाना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे टैक्स रेट कितना है? 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट आपने बेसिक में भी याद किया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट 111A के अंदर अपने को 15% टैक्स रेट है। यहाँ पे अपने को कोई भी एग्जाम्पशन है क्या? नहीं, आपने को पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का याद रखना पड़ेगा, और जो रिबेट तो चलो यहाँ पे मिल जाएगा, पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का आपने को याद करना पड़ेगा कि वो अब बेसिक में आपने कवर कर लिया था। बस अपने को अब टैक्स रेट याद रखो कि 15% इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर
ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और जो भी अदर असेट है जिस पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है वो अपने को नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, अपने को नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं, इंडेक्सेशन का शॉर्ट टर्म कैपिटल में बेनिफिट नहीं मिलता। जब लॉन्ग टर्म रहा तभी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है अपने को? जो भी परचेस प्राइस ऑफ दैट असेट है वो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई भी यहाँ पे झोल करने की जरूरत नहीं, जो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पूरा चार्ट लिख के दिया था मैंने, उसके हिसाब से आपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसके बाद अच्छा इतना ही चार्ट, चलो इतने पॉइंट हो गए। ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला। तो देखो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड होना, इक्विटी शेयर्स होना और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ये बेच के। तो अपने को 111A के अंदर अपने को 15% का टैक्स रेट लगाना पड़ेगा ये शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट पे। और जो भी नॉर्मल इनकम इसके अलावा जो भी असेट बेचे और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अपने को, तो वो अपने को नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं 112A। 112A का आपने बेसिक में पढ़ा था कि 112A मतलब 1 लाख तक एग्जाम, 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगाने का। अब ये सेक्शन के थोड़े से हिस्ट्री में चल जाते हैं अपन। ये सेक्शन आने से पहले 111A कब आया हुआ है? 1 फेब 2018, 1 फेब 2018 को ये सेक्शन लाया गया था। अब 2019 में इलेक्शन था तो 2018 का बजट था, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बेनिफिट आएंगे, पर ये सेक्शन ऐड हुआ था। अब ये सेक्शन लाने से पहले एक सेक्शन हुआ करता था 1038 ही था, पर 1038 नाम का सेक्शन हुआ करता था जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स, इसके ऊपर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो सेक्शन 1038 के अंदर जो भी कैपिटल गेन हुआ और उसके ऊपर एसटीटी पेड कर दिया होगा, तो वो इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी और यूनिट्स बेच करके जिसके ऊपर एसटीटी पेड हो चुका है, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो होता था एग्जम्प्ट। तो सबसे पहले 2018 के पहले जब भी यूनिट इक्विटी शेयर्स बेचता था कोई भी आदमी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था और उसके ऊपर एसटीटी पेड होता था, तो वो जो इनकम होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला वो होता था एग्जम्प्ट। 1038 के अंदर वो इनकम एग्जम्प्ट होता था। फिर गवर्नमेंट ने 2018 में एक सेक्शन लाया 112 एक सेक्शन लाया और 112 में उन्होंने वही असेट इंक्लूड किए कि इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर बेचा और उसके ऊपर ये देखो, अब इक्विटी शेयर्स के ऊपर दोनों टाइम, एक्विजिशन के टाइम भी और ट्रांसफर के टाइम भी एसटीटी पेड होना चाहिए। और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पेड होना चाहिए। तो देखो, लिस्टेड शेयर्स रहे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स रहे तो एसटीटी पेड होना चाहिए एक्विजिशन और ट्रांसफर के टाइम, दोनों टाइम। पर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उसके ऊपर, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तो उसके ऊपर एसटीटी पेड जो होना चाहिए वो ट्रांसफर के वक्त पेड हो जाना चाहिए। तो अपने को 112A सेक्शन में अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसके ऊपर इक्विटी शेयर्स में एक्विजिशन और ट्रांसफर के वक्त दोनों टाइम पे अपने को एसटीटी पेड करने को होना, और जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है उसके ऊपर जब हमने ट्रांसफर किया है तब उसका एसटीटी पेड होने को होना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होने को होना। अब यहाँ पे टैक्स रेट कितना लगेगा? 10%। 1 लाख के ऊपर गया तो 1 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट आ गया, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर अपने को 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पशन है 1 लाख तक अपने को एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेगा क्या? नहीं, इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा 112A के अंदर। अब देखो, जब अपन ने यहाँ पे देखो
असेट इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ा था, तब मैंने आपको बोला था कि 112A के अंडर अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 112A के अंडर अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिख के दिया था, अब मैं कनेक्ट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे अपने बॉन्ड डिवेंचर्स हो गया, मार्केट लिंक है, ये भी हो गया, सेक्शन नंबर 28 का भी, स्लम सेल हो गया और डिप्रिसिएबल असेट का भी आपका हो गया। तो देखो 112A के अंडर भी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलना वाला। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे यहाँ पे बोनस शेयर्स और 112A के अंडर जो भी आपको शेयर्स दिए थे, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अपने को हायर लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, और उसके बाद में लोअर लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का अपने को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 31/1/2018 की डेट की हुई है, तो 1/2/2018 को अपने को बजट आया था और जो भी अपना फेयर वैल्यू वो 31st का अपने को लेने को गवर्नमेंट ने अलाउड किया था। अब यहाँ पे एक्वायर बिफोर 1 Feb 2018 से पहले अगर एक्वायर किया होगा तभी ये प्रोविजन लगेगा। अगर 1 Feb 2018 के बाद एक्वायर किया तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही अपने को लेना पड़ेगा। पर अगर 1 Feb से पहले एक्वायर करके रखा है, 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर करके रखा होगा, तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद में लोअर लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, इसमें का लोअर लो, उसके साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपने को हायर से कंपेयर करो और जो भी हायर है अपने को वो लेना पड़ेगा। अब ये क्यों लाया गया, देखो अब उन्होंने टैक्सेबल तो कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले एग्जाम हुआ था करता था सेक्शन नंबर 1038 में, अब उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अपने को यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इंडेक्सेशन का तो कुछ भी सवाल नहीं आएगा यहाँ पे, पर जो भी कैपिटल गेन होगा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31st 1/2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विचेयर इज लोअर लेना पड़ेगा। विचेयर इज लोअर लिया तो समझो यहाँ पे लोअर लिया अपन ने, कोई भी अमाउंट ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में से हायर लेना है अपने को, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। मतलब जो सेल कंसिडरेशन आ गया वही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया यहाँ पे भाई। तो अपना जो कैपिटल गेन है वो लगभग नील आएगा, लगभग नील आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो पहले तो एग्जाम हुआ करता था, पर ये अगर 31st 1/2018 के पहले अगर मतलब 1 Feb 2018 के पहले अगर शेयर लेके रखा होगा तो गवर्नमेंट ने उनको गॉडफादर रूल बोलते हैं उसको, कि जो पिछला बेनिफिट है वही देने की गवर्नमेंट कोशिश करता है। तो पिछला रूल है वही गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बस उन्होंने टर्म चेंज कर दिया। और जो भी 2018 के बाद ये रूल में आएगा उनके लिए तो अपना नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगेगा और 1 लाख तक एग्जाम आएगा, 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 10% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो नील हो गया। समझो फेयर मार्केट वैल्यू, उन्होंने अगर फेब में भी शेयर बेच दिया होता, फेब 2018 में भी अगर शेयर बेच दिया होता और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होता, फेयर मार्केट वैल्यू 31st का ज्यादा होता, उसके बाद में शेयर की वैल्यू कम हो जाती थी। तो यहाँ पे लोअर लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे भी फेयर मार्केट वैल्यू लिया उसने, तो यहाँ पे भी जो कैपिटल गेन आता था वो लगभग नील हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने वही रूल, जो पुराना रूल है वो टर्न चेंज करके बस यहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश की। जो जिन्होंने पीछे लेके रखा होगा, फेब के पहले लेके रखा होगा, उनको वो बेनिफिट थोड़ा सा उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया कि आप ये हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेने के बाद आपको कैपिटल गेन है लगभग 0 हो जाएगा, लगभग नील हो जाएगा। तो उसके ऊपर अपने को फिर से कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर टैक्स देने की जरूरत पड़ी तो अपने को 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आया उसके ऊपर अपने को 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट जिन्होंने 1 Feb 2018 से पहले लिया था उनके लिए ये सेक्शन एकदम
ज़बरदस्त साबित हुआ। जब नोटिफिकेशन आया था तब लगा था सबको कि यार टैक्स आ गया, पर ये बाद में आ गया, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह कैसे लेना है, तो बाद में समझ आया लोगों को कि ये बहुत बेनिफिशियल था उस समय के लिए। अब तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है और 1 लाख तक कुछ हुआ तो अपने को टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे क्यों लिया उन्होंने फेब का मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। तो 112A फेयर मार्केट वैल्यू देखो, इफ परचेस ऑन और बिफोर 31/1/2018, तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 का, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिजल्ट ऑन अकरिंग द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। अपने को ये लेना पड़ेगा, लगभग यहाँ पे कैपिटल गेन 0 हो जाता था और ये प्रोविजन अपना एप्लीकेबल हो जाएगा कि 112A के अंडर अपने को 1 लाख तक एग्जाम, 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट गया अपने को उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इक्विटी शेयर्स रहा तो अपने को एक्विजिशन और ट्रांसफर के दोनों के वक्त अपने को एसटीटी पेड होना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है तो अपने को जब भी ट्रांसफर किया उसके ऊपर एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर 1 लाख तक कोई भी इनकम आया तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल एसेट बेचने की वजह से 1 लाख तक इनकम आया तो अपने को एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर अपने को 10% टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को ये हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 112। अब जो भी अपने रिमेनिंग एसेट है, यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल एसेट, ऑल एक्सेप्ट लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ बिजनेस, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सारों के ऊपर अपने को 112A के अंडर चले जाएंगे अपन। पर जो भी रिमेनिंग एसेट है, जिसके ऊपर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, वो अपने को 112 के अंदर टैक्सेबल करना पड़ेगा, 112 के अंदर टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो भी दूसरे 112A के अंडर जो भी कवर है उसके सिवा कोई भी एसेट है तो 112 में हम टैक्सेबल कर देंगे। अब यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो कैसे आ जाएंगे, तो देखो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी रहा तो 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, तो उनको 10% डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ेगा। और अदर कोई एसएससी रहा तो उसको 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट रहा या फिर फॉरेन कंपनी रहा तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी अदर एसएससी उनके सिवा कोई भी एसएससी है तो जो भी रेसिडेंट वगैरह है आपने तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, उनको 20% से उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और अदर शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसके बाद में लिस्टेड सिक्योरिटी रहा अदर देन यूनिट्स और 0 कूपन बॉन्ड, तो उसके ऊपर फिर से इनको 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब यहाँ पे एसएससी मेंशन नहीं किया है, मतलब कोई भी एसएससी रहो उसको अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 20% अगर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहता है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। तो अगर उसको लग रहा है कि अपने को यहाँ पे टैक्स के कम पे करना पड़ेगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेगा और 10% टैक्स पे कर देगा, और उसको लग रहा है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट होने से अपना टैक्स कम आ जाएगा, 20% से अपन पे करेंगे पर टैक्स कम आ जाएगा अपना, तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेगा और उसके ऊपर 20% टैक्स पे कर देगा। लिस्टेड शेयर्स अदर देन यूनिट्स और 0 कूपन बॉन्ड। अब जो भी अदर एसेट है वहां पे अपने को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा अदर एसेट के ऊपर, जो भी रिमेनिंग एसेट है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं अब इसके सिवा जो भी एसेट है उसके ऊपर अपने को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पशन है क्या, नहीं, कोई भी अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 112A के अंदर मैंने एक पॉइंट बताना रहेगा, अपना बेसिक में हमने कवर किया था अपने को यहाँ पे कि रिबेट का बेनिफिट अपने को यहाँ पे नहीं मिलता, 112A के अंदर अपने को रिबेट नहीं मिलता, तो ये याद रखना है एक बार। उसके बाद में अवेलेबल एट 20% टैक्स रेट, और अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, परचेस प्राइस अपना, और यहाँ पे अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है। बस ये जो शेयर्स है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज
और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी और फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड। तो इसके ऊपर अपने को बस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऊपर तो अपने को एसईसी देखना पड़ेगा कौन है, और नीचे अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा बेनिफिशियल, कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है। तो उसके हिसाब से अपने को टैक्स रेट डिसाइड करने पड़ेंगे, टैक्स रेट डिसाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पे अपना पूरा कैपिटल गेन खत्म हो जाता है। अब चालू करते हैं हमारे कैपिटल गेन के क्वेश्चन, जो मैं आपको मॉड्यूल से कवर करके देने वाला हूँ। पूरे के पूरे मॉड्यूल से कवर करेंगे अपन सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं कवर करके दूंगा आपको यहाँ पे। तो चलो मैं एक बार मॉड्यूल खोल लेता हूँ। आपके पास अगर मॉड्यूल नहीं होगा तो प्लीज मैं अब सीए का मॉड्यूल ले रहा हूँ, सीए इंटर का कैपिटल गेन का, तो वहां से आप साइट से बीओएस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप पूरा आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हमने जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो हमको वहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी का कैंटोनमेंट जोन है उसका अपने को पॉपुलेशन चेक करना पड़ता था। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है, जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही एक्सप्लेन करके रखा है कि अपने को पॉपुलेशन देखना पड़ेगा और पॉपुलेशन के हिसाब से अपने को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड म्यूनसिपालिटी के कैंटोनमेंट जोन का अगर पॉपुलेशन है 10,000 के ऊपर है तो अपने को 2 किलोमीटर तक का एरिया अपने को देखना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर गया तो 2 किलोमीटर का, 1 लाख से ऊपर गया तो अपने को 6 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा और 10 लाख से ऊपर गया तो अपने को 8 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल बेसिक है, बेसिक एग्जाम्पल है, कुछ भी इतना टेंशन वाली, इतना मतलब सीरियस क्वेश्चन नहीं है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एरियल डिस्टेंस दे के रखा है। एरियल मतलब हवा से अपने को डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ना कि ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस, और उसके हिसाब से अपना पॉपुलेशन दिया है और अपने को चेक करना है कि सिचुएटेड लैंड एक कैपिटल असेट है क्या नहीं। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना हमेशा कैपिटल असेट होता था, पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट नहीं होता था। तो उन्होंने बोला है देखो 1 किलोमीटर तक का एरिया और अपना पॉपुलेशन जो है 9,000 है, 9,000 है, 10,000 के ऊपर जा रहा है क्या नहीं। 1 किलोमीटर का एरिया रहा अपना पॉपुलेशन ही 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा है तो अपना ये कैपिटल असेट नहीं हो सकता है, कैपिटल असेट नहीं हो सकता है। उसके बाद में 1.5 किलोमीटर का एरिया दिया और अपना पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर जा रहा है तो अपने को 2 किलोमीटर तक का एरिया लेना पड़ेगा। 2 किलोमीटर के अंदर जो भी अपनी लैंड है उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। तो इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब 2 किलोमीटर तक का एरिया लिए उन्होंने, पॉपुलेशन तो 10,000 गया, इधर तो 10 लाख से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अपना जो लैंड है यहाँ पे देखा जाए तो 8 किलोमीटर तक अपना जितना भी लैंड होगा वो अपना कैपिटल असेट में आ जाएगा। अब देखो कि 3 किलोमीटर तक का एरिया हो गया, पॉपुलेशन 80,000 है, 3 किलोमीटर तक का एरिया है वह 80,000 तक है, अपना 10,000 से ऊपर जा रहा है, पर अपना क्या 1 लाख से ऊपर जा रहा है क्या, 1 लाख से ऊपर, क्योंकि 10,000 से ऊपर रहा तो अपने को 2 किलोमीटर तक का देखना है। 10,000 से ऊपर गया तो अपने को, पर 6 किलोमीटर तक का देखने के लिए अपने को 1 लाख से ऊपर होना, 1 लाख से अगर ऊपर होना तो 6 किलोमीटर तक अपन एग्रीकल्चर लैंड अपना रूरल मान सकते थे। पर यहाँ पे 3 किलोमीटर तक ही अपना, और पॉपुलेशन है अपना जो 80,000 है, पॉपुलेशन अपना 80,000 थे तो अपन 10,000 से 2 किलोमीटर तक ही जाएंगे और 2 किलोमीटर के ऊपर का जो भी एरिया है अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा और उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। उसके बाद में 4 किलोमीटर तक है, 3 लाख पॉपुलेशन है, 4 किलोमीटर तक 3 लाख है, मतलब 1 लाख से ऊपर चला गया तो अपन 6 किलोमीटर तक भाग जाएंगे और यहाँ पे अपना ये कैपिटल असेट आ जाएंगे। इसके बाद में 5 किलोमीटर अपना पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे अपना 8 किलोमीटर तक जाएंगे, अपना ये अपना कैपिटल असेट आ जाएगा। उसके बाद में 6 किलोमीटर तक गए, पॉपुलेशन जो है 8,000 है, 8,000 है तो अपने को 10,000 से ऊपर भी नहीं गया है तो ये 2 किलोमीटर के अंदर भी नहीं आएगा, मतलब 10,000 के ऊपर गया तो अपन 2 किलोमीटर तक जाते थे, पर यहाँ पे 10,000 से ऊपर ही नहीं जा रहा है पॉपुलेशन तो यहाँ पे भी अपना कैपिटल असेट नहीं आएगा। उसके बाद में अपना 7 किलोमीटर तक गए, तो 7 किलोमीटर तक गए मतलब 6 किलोमीटर से ऊपर गए, मतलब अपने को 1 लाख का लिमिट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया और 10 लाख का लिमिट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूनिसिपल कैंटोनमेंट जोन का अगर पॉपुलेशन अपना 4 लाख है तो अपने को देखना पड़ेगा 8 किलोमीटर तक का एरिया, गलत हो गया क्या, सॉरी 1 मिनट, हाँ 7 किलोमीटर तक है, 7 किलोमीटर तो अपना 1 लाख से लेके 10 लाख तक देखना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर गया तो अपना 8 किलोमीटर तक का देखते थे अपन, पर 1 लाख से ऊपर गया तो अपन 6 किलोमीटर तक का देखते थे। पर यहाँ पे तो भी गलत हो रहा है, 1 मिनट रुको,
अपना ये म्यूनसिपल कंटोनमेंट जोन है, उसके यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कितना है इसका, 4 लाख है। 4 लाख है तो 4 लाख है तो अपना 1 लाख से ऊपर गया तो अपने को 6 किलोमीटर तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर गया तो अपने को 8 किलोमीटर तक का अलाउड है। पर यहाँ पे 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख से नीचे तो अपन 6 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। तो 6 किलोमीटर तक का एरिया रहा तो अपना वो एग्रीकल्चर बन जाएगा। 6 किलोमीटर तक का बन जाएगा तो अपना वो कैपिटल असेट बन जाएगा। और 6 किलोमीटर से ऊपर का जो भी एरिया रहा 6 किलोमीटर के आगे वो अपना कैपिटल असेट नहीं बनेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगा। तो बराबर अब यहाँ पे देखो 8 किलोमीटर तक का एरिया और अपना पॉपुलेशन है 10 लाख के ऊपर चला गया तो अपन बराबर यहाँ पे अपना कैपिटल असेट आ जाएगा। और 9 लाख के ऊपर मतलब 8 किलोमीटर के ऊपर है, म्यूनसिपल कंटोनमेंट जोन के 8 किलोमीटर से बाहर है तो अपना 10 लाख के ऊपर भी पॉपुलेशन गया तो अपन उसको एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और अपना यहाँ पे कैपिटल असेट नहीं आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आ सकता, बस अपने को ऑब्जेक्टिव में आया तो बस इतना याद होना चाहिए कि अपने को लिमिट याद रखनी। उसके बाद में क्वेश्चन ढूंढ लेना। ये देखो अब इलस्ट्रेशन 1 नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने को क्या निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में अपने को चेक करना पड़ेगा शेयर्स इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में कंपनी मैंने आपको लिख के दिया होगा ये पॉइंट। तो देखो जिस दिन से अपन ने एक्वायर किया और जिस दिन उसका लिक्विडेशन हो जाता है, जिस दिन उसका लिक्विडेशन चालू हो जाता है, फिर देखो एंड विद द डेट ऑफ कंपनी गोज टू लिक्विडेशन। तो जिस दिन उसका लिक्विडेशन खत्म हो जाता है उस दिन को अपने को उसको पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। बोनस शेयर से तो बोनस जिस दिन अपने को मिला है, जिस दिन अपने को बोनस मिला है और उसके बाद में जिस दिन अपन वो ट्रांसफर कर देंगे उस दिन को अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 247 की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपन किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपन बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर उसका जो एंजॉयमेंट है वो कोई अदर पर्सन कर सकता है कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से। तो फ्लैट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन शेयर्स बेच देते थे, यहाँ पे कोई फ्लैट का ट्रांजैक्शन नहीं होता क्योंकि फ्लैट का जो ओनर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी। तो यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि जो अपन ने फ्लैट का जो रिवोक किया है डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द सिक्योरिटी टिल द एंड ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि अपने को वहां पे शेयर्स मिलते हैं। अच्छा उन्होंने भी यहाँ पे बोल के रखा है कि उस दिन तक अपने को एनेबल टू एंजॉयमेंट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर। तो हमने ट्रांसफर के डेफिनेशन में पढ़ा था 247 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो प्रॉपर्टी उसका एंजॉयमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन के वजह से वो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट अब कोई और पर्सन करेगा तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो ट्रांसफर है उसको हम ट्रांसफर मानेंगे। और ट्रांसफर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अपने को फ्लैट नहीं मिलता, फ्लैट का ओनरशिप नहीं मिलता, अपने को शेयर्स मिलता है और शेयर्स के बदले में अपन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते, कोऑपरेटिव सोसाइटी के घर में रहते। तो जिस दिन अपने को शेयर्स मिले और जिस दिन अपन ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए उस दिन तक अपने को फ्लैट के केस में अपने को उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा, पीएच देखना पड़ेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम पे आने लायक नहीं, बस एक्सप्लेन करना था कि लिक्विडेशन के केस में अपने को कैसा निकालना है, बोनस के केस में और फ्लैट के केस में। तो ये भी कुछ इतना खास था नहीं ये क्वेश्चन में। उसके बाद में ये क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो देखो यहाँ पे ए ओनर ऑफ कार और उसने ऑन 1/4/2023 को ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ परचेस ऑफ सेल ऑफ मोटर कार। ही ट्रीट अबव कार एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे ही सेल द सेम ऑन 31/3/2024 and get profit of 1 lakh rupees. Discuss the tax implication in the hand under the head of capital gain. अब कैपिटल गेन की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब कैपिटल असेट की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट था कि पर्सनल मूवेबल असेट को हम कैपिटल असेट ट्रीट नहीं करेंगे। पर्सनल मूवेबल असेट को हम कैपिटल असेट ट्रीट नहीं करेंगे।
पर इसके कुछ एक्सेप्शंस थे कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर आर्ट जो भी था उसका एक्सेप्शन, उसको हम कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। ये क्या ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट, ड्राइंग, स्कल्पचर इसमें आती है कार? नहीं। तो ये पर्सनल मूवेबल एसेट हो गया अपना। पर्सनल मूवेबल एसेट को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। पर्सनल मूवेबल एसेट को हम यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं मानते, कैपिटल एसेट नहीं मानते। अब यहाँ पे मैंने कार जो है, कार मेरी पर्सनल यूज की पर्सनल मूवेबल एसेट है, इसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते। तो ये इसने परचेस किया, परचेस कार यूज किया और कार को हमने बाद में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन का इंप्लीकेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही ट्रीट नहीं होता है भाई। तो जो ओनर है, ओनर ने जो कार है वो कैपिटल एसेट बोल की थी उसके पास, तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में भी कन्वर्ट कर दिया, तो बस वहां पे अपने को कैपिटल गेन का कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा कैपिटल गेन के ऊपर, ना कि अपना कैपिटल गेन का जो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल गेन है, वहां पे अपने को बस पीजीबीपी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि कार मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है। सिंस कार इज अ पर्सनल एसेट, क्या बात है उन्होंने पहले हेडिंग में दी दिया, ट्री कन्वर्जन ऑफ और ट्रीटमेंट सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी नॉट trapped by the provision of section 45(2), hence not liable for capital tax, capital gain tax, capital gain tax। उसके बाद का इलस्ट्रेशन 3 अपना एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट जो एक्वायर किया था उसने 2005 में 60,000 में इनटू स्टॉक इन ट्रेड मार्च 2023 को उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। फेयर मार्केट वैल्यू उसने दे के रखा है 5,50,000 आ जाएगा। ही सब्सिक्वेंटली सेल द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड फॉर 6 लाख में उसने जून 2023 में बेच दिया। अब अपने को चार्जेबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे कैपिटल एसेट था, कैपिटल एसेट उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे अपने 2 टैक्स रेट आ जाएंगे, पीजीपीपी भी अराइज होगा और कैपिटल गेन भी अराइज होगा। कैपिटल गेन और पीजीपीपी दोनों कब अराइज होंगे? जिस साल उन्होंने सेल किया है, जिस साल उन्होंने सेल किया है उस दिन अपने को दोनों की टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी, दोनों की टैक्सेबिलिटी आ जाएंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा अपने को? जिस साल उन्होंने कन्वर्ट किया, जिस साल उन्होंने कन्वर्ट किया उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जो भी कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर अपन कैपिटल गेन टैक्स पे कर देंगे। पर जो अपना पीजीपीपी इनकम आएगा उसमें अपने को जो अपना कैपिटल गेन आएगा उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सा लेना पड़ेगा अपने को? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन अपने को लेना पड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो आपका रिवाइज भी हो जा रहा है इसी बात में। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन लिया आपने, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद में एक्सपेंसेस, उसके बाद में इंडेक्सेशन अपने को कब तक लेना है इंडेक्सेशन? जिस दिन हमने असेट कन्वर्ट किया, जिस दिन हमने असेट कन्वर्ट किया उसी साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट आता तो अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन है वो अपना यहाँ पे बन जाएगा परचेस कॉस्ट। यहाँ पे बन जाएगा परचेस कॉस्ट। तो अपन पीजीपीपी का इनकम निकालेंगे, पीजीपीपी इनकम निकालेंगे, तब अपन सेल का प्राइस लेंगे, सेल प्राइस माइनस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, अपना परचेस प्राइस बन जाएगा और जो भी इनकम बचा है वो अपना बन जाएगा पीजीबीपी इनकम। याद आया क्या भाई? याद आएगा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल गेन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कंसेप्ट पढ़ा था हमने, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। याद आया क्या? रिवीजन हो गया आपका। चलो अब सॉल्व करते थे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो देखो यहाँ पे उन्होंने इंडेक्सेशन के कुछ रेट दे के नहीं रखे, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो अपन भी वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। अब इंडेक्सेशन के कुछ भी उन्होंने रेट दे के ही नहीं रखे, तो सिंस कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 में, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को कब तक मिलेगा? 22-23 में। इसको हम तो ट्रांसफर मानेंगे। 247 में एक पॉइंट देके रखा है कि अपना कैपिटल एसेट जो है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो अपन इसको ट्रांसफर मानेंगे, कैपिटल गेन अराइज होगा, तो इसमें उन्होंने बोला है कि इसको भी हम कैपिटल गेन मानेंगे। However, profit or gain arising from the conversion is chargeable in the AY 24-25। टैक्सेबिलिटी कब अराइज होंगी? जिस साल उन्होंने बेचा है उस साल अपने को टैक्सेबिलिटी अराइज होंगी। Since the stock in trade has been sold only on
कि जून में 10 तारीख को उन्होंने भेज दिया, तो अपने को टैक्सेबिलिटी इस साल अरेज होंगी फॉर द पर्पज ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन का अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बिजनेस इनकम है 50,000, वो 50,000 उन्होंने कैसे ली, 6 लाख माइनस डेट ऑफ कन्वर्जन का उनका फेयर मार्केट वैल्यू पीजीपीपी इनकम निकालने के लिए जो अपना सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस करने के बाद जो भी इनकम आएगा वो अपना पीजीपीपी में आ जाएगा। तो देखो 6 लाख माइनस 5,50,000 अपना फेयर मार्केट वैल्यू था और जो भी अपना 50,000 बचा है वो अपना पीजीपीपी इनकम मान लेंगे बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू। चल ठीक, वुड बी आल्सो अपना बोथ कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम वुड बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ AY 24-25। तो टैक्सेबिलिटी कब अराइज होंगी, जिस साल उन्होंने बेचा उस साल दोनों इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएंगी। आपको मैंने समझाया था, इसका रिवीजन हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे इंडेक्सेशन का उन्होंने कुछ भी अमाउंट देखे नहीं रखा है, कुछ भी वैल्यू देखे नहीं रखा है, इसकी वजह से हमने वो पूरा कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं किया। पर अगर नीचे दिया हुआ टेस्ट और नॉलेज में है तो अपन उसके हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद चलो कौन सा इलस्ट्रेशन था, तो देखो ये इलस्ट्रेशन, कौन सा इलस्ट्रेशन क्या निकालना है, चलो पढ़ दे। एम हेड 2000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, कंपनी है, इंडियन कंपनी है। दिस कंपनी अमलगमेटेड टू अनदर इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, चलो ये अमलगमेट होगी अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन वाज अलॉटेड 1000 शेयर मिले न्यू कंपनी के। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो हायर बाय 50,000 देन द वैल्यू होल्डिंग इन द ABC। तो जो 50,000 है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 50,000 से वैल्यू ज़्यादा है। असेसिंग ऑफिसर टू बी ट्रीट ट्रांजेक्शन एज एक्सचेंज एंड उसको 50,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है, अपना AO बोल रहा है। इज ही जस्टिफाइड, तो उसने सही बोला है क्या? तो हमने सेक्शन नंबर 47 में पढ़ा था कि अगर कोई भी केस में अमलगमेशन की केस में कोई भी शेयर्स मिल रहे हैं, अमलगमेशन की केस में कोई भी शेयर्स, अमलगमेशन डीमर्जर के केस में कोई शेयर मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसफरी ट्रीट नहीं करेंगे। द ट्रांजेक्शन इज clearly covered the exemptions explained above or personal proposal of assessing officer to be treat transaction as transfer is not justified। तो यहाँ पे उन्होंने देखे रखा होगा, तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है, जो अपन ने सेक्शन नंबर 47 में पढ़ा था वही उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। तो अपने को जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपने को ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो शेयर्स अगर ट्रांसफर कर दी तो इसको हम ट्रांसफर नहीं ट्रीट करके इन द सेक्शन 47 के हिसाब से अपने को इसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है। ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर लगता है पर ये ट्रांसफर नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे AO ने जो डिसीजन लिया था कि जो 50,000 का शेयर 50,000 का उसका वैल्यू बढ़ा क्या है, क्या ये कैपिटल गेन है? नहीं, क्योंकि इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे उसको 50,000 के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? सेक्शन नंबर 47 याद आया क्या, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए उसको ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद चलो बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी डज नॉट अराइज। तो किस केसेस में अपनी को टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होंगी? तो A ने परचेस किया होगा गोल्ड ज्वेलरी में आता है अपना पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, पर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का एग्जेप्शन में अपने ज्वेलरी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, तो ज्वेलरी अपना कैपिटल असेट आ जाएगा। उन्होंने परचेस किया था 1970 में, ये उन्होंने परचेस करके रखा था। इन द प्रीवियस ईयर 23-24 में ही गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ मैरिज उन्होंने गिफ्ट कर दिया। फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस गोल्ड का उस दिन का गिफ्ट कर दिया, उस दिन का उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसका वैल्यू था, 1 लाख रुपए उसका वैल्यू था। और सेकंड केस क्या है अपना? सेकंड और थर्ड केस है, देखो चलो फर्स्ट केस पहले कवर कर लेते। अब सेक्शन नंबर 47 में
गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में जो भी असेट अपने को मिला है, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस सक्सेशन में जो भी अपने को असेट मिला है उसके ऊपर हम ट्रांसफर तो मानेंगे उसके ऊपर, उसको कैपिटल गेन के पर्पस के लिए अपन उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो वही इस पे एक्सप्लेन करके रखाऊंगा कि गिफ्ट of capital asset is not regarded as transfer for the purpose of capital gain, therefore capital gain on the tax liability does not arise। क्योंकि हमको सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में जो भी असेट मिला है, गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में जो भी असेट मिला है उसको हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए उसको हम ट्रांसफर नहीं ट्रीट करेंगे, कैपिटल गेन के पर्पस के लिए उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद बताया उन्होंने कि हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इन 1945 और उसके बाद में वन फैमिली मेंबर पार्टीशन हो गया है एचयूएफ का, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ पार्टीशन। सेक्शन नंबर 47 फिर से एक पॉइंट बताता है कि होली और पार्टली अगर पार्टीशन हो गया इसका एचयूएफ का, अगर होली भी हुआ या फिर पार्टली भी हुआ, ये एचयूएफ खत्म हो गई कोई भी प्रकार से, तो इस दिन में जो भी असेट मिले, इस दिन में जो भी असेट मिले हैं उनके मेंबर्स को, जो भी करता हो या फिर को पार्टनर जो भी उनके मेंबर होते, तो उनको कोई भी असेट मिला तो इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन नंबर 47 अपने को एक्सप्लेन करता है कि पार्टीशन जो हुआ है एचयूएफ का, होली रहो या पार्टली रहो, होली रहो या पार्टली रहो, तो उसके ऊपर जो भी उस दिन के जो भी असेट ट्रांसफर किए हैं, जो भी असेट ट्रांसफर किए उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ट्रांसफर है पर अपने को ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है उसको। तो यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 47(1) डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट बीइंग काइंड on the total or partial partition of Hindu undivided family is not regarded as transfer for the purpose of the capital gain, therefore capital gain tax liability does not arise in the given situation। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है अपना बी परचेस किया है 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 1995 और कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे फिर से सेक्शन नंबर 45 अपने को एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी बॉन्ड डिवेंचर जो भी कन्वर्ट हो जा रहे हैं शेयर्स में उसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। तो देखो सेक्शन नंबर 47 अपने को बोलता है कि कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड रहा या फिर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स रहा या फिर डिपॉजिट डिवेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट रहा, उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। Being company into share conversion in any form by the company into shares or debentures, तो इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे भी अपना टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। उसके बाद में अभिषेक जो है, अभिषेक और सीनियर सिटीजन है, मॉर्गेज कर दिया उसने रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम वाला क्वेश्चन है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम he was getting a loan from the bank in monthly installment. Abhishek did not repay the loan on the maturity and hence give the possession of the house to the bank to discharge his loan. He will treat how will the treatment of long term capital gain on such reverse mortgage transaction। अब सेक्शन नंबर 47, ये सारे रिलैक्सेशन आपने कुछ समझ में आ गया होंगे कि सेक्शन नंबर 47 चल कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 47 में लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंडर है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंडर जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपना घर, अगर उनका कोई भी मतलब बच्चों के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहा और उनको कोई भी प्रकार की इनकम नहीं रही, तो ये अपना जो घर है, घर बैंक को दे देते हैं, बैंक में मॉर्गेज हो जाता है और उसके बदले में वो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, फिर लम सम इंस्टॉलमेंट लेते हैं, ये पूरी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाती है। उसके ऊपर का कोई भी अपना कैपिटल गेन नहीं आएगा, कोई भी अपना कैपिटल गेन नहीं आता है, ये जो इनकम मिल रही है वो भी एग्जम्प्ट होती है। और उन्होंने अगर रिपेमेंट कर दिया तो सॉरी रिपेमेंट जो घर का उन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, इसको भी हम यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन इसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं कर देंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते सेक्शन नंबर 47 के अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो यहाँ पे जो अभिषेक ने घर बेचा है तो उसको भी हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे सेक्शन नंबर 47। ये सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, सेक्शन नंबर 47 भी आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा फार जो लैंग्वेज दे के रखी है अपने मॉडल में उसके हिसाब से, या फिर जो अपने को प्रोविजन दे के रखी जो मैंने आपको लिख के दिया है शॉर्ट में उसके हिसाब से भी आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, बस थोड़ा वो बड़ा के लिखना, मतलब समझ में आए कि एग्जामिनर को कि इसने पढ़ के आया है। देखो प्रोवाइड दैट एनी ट्रांसफर ऑन कैपिटल असेट in transaction of reverse mortgage scheme not and notified central government is not considered as a transfer for the purpose of capital gain। तो जो भी
असेट ट्रांसफर कर दी है, इसको हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए इसको ये नहीं मानेंगे। और जो भी इनकम मिला है सेक्शन नंबर 10 के अंडर, अमाउंट रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन, लमसम रहो या फिर इंस्टॉलमेंट में रहो, तो इसको हम एग्जाम मान लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। ये भी हो गया। उसके बाद एग्जामिन द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो इलस्ट्रेशन 7, एलिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम अंडर द स्कीम। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम रहा तो आधे एग्जाम्प्ट हो जाती है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 47 के अंडर। देखो एलिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस नोटिफाइड गवर्नमेंट स्कीम टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। तो आपने को ट्रू और फॉल्स बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंडर जो भी ट्रांसफर होता है इसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते अंडर सेक्शन 47। तो देखो फॉल्स बोला है यहाँ पे, तो एज पर सेक्शन 47 सच एलिनेशन इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम is notified is not regarded as transfer, not regarded as transfer, not regarded as transfer for the purpose of capital gain। उसके बाद में जीरो कूपन बॉन्ड एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट्स जो भी होल्ड करके रखे होंगे 12 मंथ से ज्यादा लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड रहा तो उसको हम 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा होगा, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 14 मंथ होल्ड करके रखा है, 14 मंथ होल्ड करके रखा है तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मान लेंगे। तो यहाँ पे ट्रू लिखा है, देखो 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा है इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मान लेंगे। उसके बाद में जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट और बेनिफिट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर द मैच्योरिटी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर कोई भी आपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक उसका रिडम्पशन या मैच्योरिटी नहीं होता। रिडम्पशन जब होगा और रिडम्पशन जब होगा और मैच्योरिटी जब होगी तभी अपने को उसके पैसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे, उसके पहले अपने को एक भी रुपया नहीं मिलेगा उसका। तो ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड, आपको मैंने तब एक्सप्लेन किया था। ये हो गया अपने ट्रू और फॉल्स के 3 क्वेश्चन। उसके बाद में देखो ये इंडेक्सेशन का पूरा चार्ट देख रखा है आपको, क्वेश्चन में दे देते कौन सा इंडेक्सेशन है किस साल का, तो आपने को वो याद करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब कहाँ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ए कन्वर्ट्स कैपिटल असेट एक्वायर, जून में उन्होंने एक्वायर कर लिया है 50,000 का एक्वायर कर लिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर मतलब कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला क्वेश्चन है। 50,000 में उन्होंने एक्वायर किया था जून में, नवंबर 22 में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, तो अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नवंबर 22 तक ही मिलेगा। नवंबर 22 मतलब 22-23 तक ही आपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। पर अपनी टैक्सेबिलिटी कब अरेज होंगी, जिस साल उन्होंने ये एसेट बेच दिया। अब फेयर मार्केट वैल्यू देखे रखा है, आपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में काम आ जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड अमाउंट ऑफ 6,50,000 द मंथ ऑफ सितंबर। अब आपने को टैक्सेबिलिटी निकालनी है, टैक्स स्टेटमेंट अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इंडेक्सेशन के यहाँ पे रेट दे करके तो ये पूरा क्वेश्चन आपने को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सॉल्व करके देखो। अगर आपके पास मतलब पॉज करो और रफ पेपर लो और सॉल्व करें, आपके पास टाइम है क्या बोल रहा मैं, सॉल्व करना ही आपको। चलो अब सॉल्व कर अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अपने डेट ऑफ कन्वर्जन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000 और यहाँ पे अपने को पीजीबीपी भी निकालना पड़ेगा, ये कैपिटल गेन आ जाएगा और पीजीबीपी भी आपने को निकालना पड़ेगा। पीजीबीपी में यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना परचेस प्राइस बन जाएगा, तो यहाँ पे 4,50,000। उसके बाद अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है, एक्सपेंसेस अपने यहाँ आ जाएंगे नेट कंसिडरेशन में अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट,
यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा। अब अपने को यहाँ पे दिया उन्होंने 2005 का उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 2001 के पहले लेते, सॉरी 2003 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 के पहले लेते तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू फिर से चेक करना पड़ता था असेट के ऊपर। तो देखो अब यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है 50,000, इंप्रूवमेंट वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, तो चलो ठीक है। अब उन्होंने सोल्ड कितने में कर दिया, 6 सोल्ड कर दिया उन्होंने 6,50,000 में। तो अपना पीजीबीपी इनकम तो आ जाएगा 2 लाख रुपीज, पीजीबीपी इनकम आ गया अपना 2 लाख। अब यहाँ पे अपने को इंडेक्सेशन करना पड़ेगा 50,000 का, 50,000 इंटू अपना इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को कब तक मिलेगा, जिस साल हमने कन्वर्ट किया, जिस साल हमने कन्वर्ट किया उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 331 और डिवाइड बाय किस साल हमने परचेस किया 109, उस साल का अपने का इंडेक्सेशन का अमाउंट उसका। तो चलो कैलकुलेट कर लो एक बार फटाफट, 50,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 109, ये आ जाएगा अपना 151,835, ये अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। 4,50,000 माइनस 151,835, ये आ जाएगा अपना 298,165, अपना आ जाएगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि इंडेक्सेशन है पुराना है। और ये अपना आ जाएगा पीजीपीपी इनकम। चलो एक बार चेक करते हैं अपना आंसर सही है क्या नहीं। तो 298,165 आ गया अपना आ गया कैपिटल गेन। और उसके बाद में जो 2 लाख है, 2 लाख उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन करके दिया है क्या भाई, तो कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का अपने को बेनिफिट मिलेगा या हाँ ये देखो उन्होंने पीजीपीपी इनकम निकाल दिया 6 लाख और फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कर दिया 2 लाख, अपना पीजीपीपी इनकम आ गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना आ जाएगा 298,165। समझ में आएगा इंडेक्सेशन का इफेक्ट कैसे देना है अपने को, समझ में आया, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन के साथ हो गया है। वो कंसेप्ट अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको। इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंघानिया एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है ऑन 6 मशीन उन्होंने यूज करके रखा, पुट टू यूज है फॉर द बिजनेस इन मार्च 22 में उन्होंने पुट टू यूज करके रखा। डिप्रिसिएशन मशीन चार्ज कर रहे 15% के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीनरी आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, तो उन्होंने दे के रखा है ये पूरा बैलेंस है। उसके बाद में 3 ओल्ड मशीन वे आर सोल्ड 10 जून को उन्होंने सोल्ड कर दिया फॉर 11 लाख। सेकंड हैंड प्लांट बॉट 8,50,000 में उन्होंने एक सेकंड हैंड प्लांट ले लिया 30 नवंबर। उसके बाद में अपने को क्या करना है, डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डिप्रिसिएशन। उसके बाद में कंप्यूट कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स। और इफ सिंघानिया सोल्ड 3 मशीन 21 लाख में उन्होंने सोल्ड कर दिया होता। तो अपना ये क्वेश्चन है कि अपने को ब्लॉक ऑफ असेट अपन सोल्ड कर रहे तो अपने को चेक करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट था अपने को कि ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है, ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो अपने को 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देनी पड़ेंगी, एक तो ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में अमाउंट भी होना, ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में अमाउंट भी होना। तो उसके हिसाब से अपने को पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो चलो एक बार चालू कर देते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब 23-24 का अपना ओपनिंग बैलेंस है 850 अपना ओपनिंग बैलेंस है, 850 अपना ओपनिंग बैलेंस है। उसमें से हमने कितने ने 3 मशीन सोल्ड कर दी। अपना ब्लॉक कितने का है 6 का, उसमें से हमने 3 सोल्ड कर दी। अब अपना जो ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 है, ओपनिंग बैलेंस अपना 8,50,000 है। और जो असेट बेची वो अपने 11 लाख में बेच दी, जो असेट है अपनी 11 लाख में हमने बेच दी। अब देखो सेकंड हैंड प्लांट उन्होंने बॉट कर लिया उसके बदले में, और 850 का उन्होंने सेकंड हैंड प्लांट बॉट कर लिया, 850 का उन्होंने सेकंड हैंड प्लांट बॉट कर लिया। तो देखो यहाँ पे
अगर हमने अमाउंट निकाली उसमें से -11 लाख प्लस 8,50,000 तो अपना 6 लाख, अच्छा यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो चलो 6 लाख अमाउंट आ गया। 6 लाख अपना WDV आ गया। WDV में असेट बाकी है क्या? हाँ भाई अभी भी 3 असेट पेंडिंग है, यहाँ पे 3 असेट है यहाँ पे अभी भी। उसके बाद में WDV में अमाउंट भी पेंडिंग है, हाँ 6 लाख पेंडिंग है। तो अपन यहाँ पे 15% जो डिप्रिसिएशन है, जो अपन डिप्रिसिएशन के रेट आपने जो हाफ ईयरली PGBP में कवर करेंगे, तो या एक क्वेश्चन अगर लगा आप तो PGBP के बाद यहाँ कवर कर सकते हो। PGBP के बाद वही कंसेप्ट लेना चाहिए एक्चुअल देखा जाए तो। पर कैपिटल गेन में था थोड़ा एक्सप्लेनेशन से हो जाता था, तो इसकी वजह से मैंने कैपिटल असेट का जो डिप्रिसिएशन वाला है वो यहाँ पे कवर कर लिया था। तो देखो 180 दिन से अगर कम लिया तो अपने को हाफ डिप्रिसिएशन लेना पड़ा। देखो 15% का उन्होंने हाफ डिप्रिसिएशन ले लिया है। तो देखो 6 लाख पे हम डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, 6 लाख पे हम डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अपने पास ब्लॉक में अमाउंट भी है और ब्लॉक में असेट भी है। ब्लॉक में अमाउंट भी है और ब्लॉक में असेट भी है। इसके बाद में सेकंड क्या था अपना? सेकंड क्या था? कंप्यूट कैपिटल गेन लायबिलिटी। तो यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, कोई भी कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। देखो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने सेक्शन नंबर 50 कंप्यूट कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ असेट कैन बी इन्वोक ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड when one or some of assets sold more than value, मतलब ब्लॉक के अमाउंट से ज़्यादा में अगर वैल्यू में बेच दिया, ब्लॉक के अमाउंट से ज़्यादा में अगर वैल्यू में बेच दिया तो अपना कैपिटल गेन अराइज होगा। या फिर सारे एसेट बेच दिए वो ब्लॉक के, तब उसका अमाउंट जो कैपिटल गेन है वो अराइज होगा। और सारे एसेट बेच दिए ब्लॉक के कम वैल्यू में तो अपना कैपिटल लॉस अराइज होगा। तो अगर सारे एसेट बेच दिए या फिर ज्यादा अमाउंट में बेच दिया, अगर ज्यादा अमाउंट में बेच दिया तो अपना कैपिटल गेन अराइज हो सकता था। आपको कंसेप्ट में समझाया था मैंने आपको। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बस बोला है कि कैसे कैसे केस में अपना कैपिटल गेन आएगा। तो पहले केस में अपना कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, क्योंकि अपना ब्लॉक में अमाउंट भी पेंडिंग है, अपना ब्लॉक में एसेट भी पेंडिंग है। यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, पर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अपना जो पूरा ब्लॉक है हमने 21 लाख में बेच दिया, 21 लाख में हमने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया उन्होंने, यहाँ पे 850 अपना पहला, उसके बाद में नया दिया और 21 लाख में पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया। अब ब्लॉक में कोई भी असेट बचा है क्या अपना? हाँ 3 असेट बचे, पर ब्लॉक में कोई भी अमाउंट बचा है क्या अपना? कोई भी अमाउंट नहीं बचा है यहाँ पे, कोई भी अमाउंट नहीं बचा है यहाँ पे। तो अपना देखो 21 लाख, यार देखो 21 लाख में पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया आपने। जो पुराना था वो 850 और नया था पूरा 850, ये 17 लाख में अपना पूरा ब्लॉक खाली हो गया। और ये अपना आ जाएगा 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे, क्योंकि अपना यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, डिप्रिसिएबल असेट है, यहाँ पे हमेशा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। जितना भी हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। अब सारे एसेट बेचे यहाँ पे नहीं, सारे एसेट नहीं बेचे यहाँ पे, पर जो भी जो असेट बेचे, जो अपने असेट बेचे वो अपने ब्लॉक के अमाउंट से हमने ज्यादा में बेचे, ब्लॉक के अमाउंट से हमने ज्यादा में बेचे, ब्लॉक के अमाउंट से हमने ज्यादा में बेची। तो ब्लॉक में कहीं भी अमाउंट बचा नहीं है, ब्लॉक में कोई भी अमाउंट अभी बचा नहीं है, ब्लॉक में कोई भी अमाउंट बचा नहीं। इसके वजह से यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। आपका कंसेप्ट वाइज आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वो लेक्चर देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख के आ जाएगा, क्योंकि अपने ब्लॉक के अमाउंट से अपने ज्यादा में एसेट बेच दिया, तो ब्लॉक में कोई भी अमाउंट बचा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों? यहाँ पे डिप्रिसिएबल असेट है, डिप्रिसिएबल असेट के ऊपर अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? ये है अपना स्लम सेल वाला क्वेश्चन।